दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट नंबर 3। शुरू के दो वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड्स, स्टीरियोआइसोमेरिज्म कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद दिस टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कार्बोहाइड्रेट के केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटीज। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें कि इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे एक लाइट होती है, कोई भी लाइट है, अगर वो पोलराइज्ड है, अगर वो लाइट पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड का मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में है, जितना भी लाइट यहाँ से निकलेगा अगर वो एक ही डायरेक्शन में है इस तरीके से, तो उसे आप बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, ठीक है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर देता है तो उसकी इस एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ आई? चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। कोई भी केमिकल कंपाउंड है, जब वो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की पावर रखता है तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर कायरल कार्बन रखता है, ठीक है, अगर उसके पास कायरल कार्बन है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल कार्बन अगर उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो इस लाइट को रोटेट कर सकता है। कायरल कार्बन क्या होता है, अगर आपको इस चीज में भी डाउट है तो मैं बता देती हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 4 बॉन्ड के साथ में अलग अलग ग्रुप या फिर अलग अलग एटम अटैच हो तो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। तो उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, या तो एक या एक से ज्यादा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर बात करते हैं शुगर्स के अंदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर बात करें तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर जो कि एक कीटोस शुगर है, उसे छोड़कर बाकी सभी शुगर के मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं कर पाता है। चलिए इसको डिटेल में एक बार हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। देखो, आपके पास कोई भी एक लाइट सोर्स है, ये आपके पास एक लाइट सोर्स है और उससे निकलने वाली लाइट की जो डायरेक्शन है वो कुछ भी हो सकती है, यानी वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो उसको बोलते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि वो पोलराइज नहीं है। फिर हमने वहां पर पुट कर दिया एक पोलराइजर जो इस लाइट को पोलराइज कर देगा, यानी कि ये जो अलग अलग डायरेक्शन में है, यहां से जब पास होकर लाइट जाएगी तो वो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर को क्रॉस करके जाती है तो जो लाइट आपको यहाँ मिलेगी इसके बाद वो हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि वो एक ही प्लेन में होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वो केवल इस तरीके से वर्टिकल है। तो जैसे ही पोलराइज से क्रॉस करती है ये अनपोलराइज्ड लाइट तो दिस बिकम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इतना होने के बाद हम जैसे ही इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस चैम्बर से पास करते हैं, इस चैम्बर में क्या है, इस चैम्बर में है एक एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है, यानी कि इस चैम्बर के अंदर हमने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रखा हुआ है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। हम जानते हैं कि वो इस लाइट को रोटेट कर सकता है, हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस होता है तो हम देखते हैं कि पहले वो सिंपल यानी कि एक प्लेन पोलराइज में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्रॉस करके बाहर निकलता है तो वो रोटेट हो चुका होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना। ठीक है, एक तरीका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है और आप नहीं जानते कि वो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना सैंपल लेंगे
और अगर इस सैंपल से क्रॉस होने के बाद जो लाइट है उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, यानी कि वो अभी भी ऐसी थी और इसे क्रॉस करने के बाद भी अभी भी वो ऐसी ही है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड आपने यहाँ रखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर ऐसा सब्सटेंस रखा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो रोटेट करने के बाद हमें दो टाइप की इंडिकेशन देता है। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से पास होती है तो वो रोटेट हो जाती है। तो रोटेट होने का जो क्राइटेरिया है वो दो तरीके से होता है, या तो ये केमिकल सब्सटेंस उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है। ठीक है, देखो हमने दो बातें यहाँ पर सीखी हैं। अगर हमें ये जानना है कि किसी केमिकल कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है तो भी हम इसकी हेल्प से जान सकते हैं। हम यहाँ पर रख देंगे उस केमिकल कंपाउंड को, जो लाइट हम यहाँ से पास करेंगे अगर उसने रोटेशन किया है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं किया है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब अगर नहीं है तो साइड में रखो, अगर है तो उसने किस तरीके से रोटेट किया है, एंटी क्लॉक किया है या क्लॉकवाइज किया है, ये भी हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। कि जैसे ही लाइट बाहर निकलती है तो यहाँ पर एक एनालाइजर लगा होता है जो एक्चुअली ये एनालाइज करेगा कि जो लाइट यहाँ से निकली है वो एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में है। आई होप आपको ये डायग्राम और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला थोड़ा सा जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ आया होगा। तो जैसे ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखते हैं, एक मिनट, जैसे ही हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम जब चेक करते हैं तो क्या होगा, या तो वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। अगर वो रोटेट कर देता है, अगर वो रोटेट कर देता है, ठीक है, यानी अगर वो रोटेट कर देता है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड है। अगर वो रोटेट नहीं कर पाता है, अगर वो रोटेट नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो देखो, अगर नहीं है तो इस चीज को हम खत्म करते हैं, भाई नहीं है तो नहीं है। अगर वो है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसने किस तरीके से रोटेट किया है। अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो आप कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप कहेंगे। अगर उसने क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया है। अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है तो आप उसे कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज में किया है तो आप कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। स्पेलिंग को एक बार आप चेक कर लेना। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हुआ है रोटेशन तो आप कहेंगे लीवो रोटेटरी है वो केमिकल कंपाउंड। और अगर किया है क्लॉकवाइज में तो आप कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये वर्ड थोड़े बड़े हैं तो आप बेसिकली इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो लीवो रोटेटरी है तो आप इसको स्मॉल एल या फिर माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज में किया है तो आप स्मॉल एल और माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने थोड़े समय पहले एक टर्म पढ़ी थी कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल को स्मॉल डी और स्मॉल एल से कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल कब आता है, जब हम OH की पोजीशन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उस पर अगर OH राइट डायरेक्शन में तो हम कहते हैं डी, जैसे कि डी ग्लूकोज, डी राइबोज। और अगर OH की पोजीशन सेकंड लास्ट कार्बन पर लेफ्ट साइड में है तो हम कहते हैं कैपिटल एल। ठीक है, यानी कैपिटल एल राइबोज या फिर कैपिटल एल ग्लूकोज, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको स्मॉल डी दिखे
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप OH को कंसिडर करेंगे, नहीं। अगर स्मॉल d और स्मॉल l आता है तो आप ऑप्टिकल एक्टिविटी से उसको रिलेट करेंगे, यानी कि अगर स्मॉल d आया है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। और अगर वहां पर लिखा है स्मॉल l या तो माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो डी ग्लूकोज है, देखो ये जो डी ग्लूकोज है ये प्लस 52 डिग्री पर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, मतलब प्लस 52 यानी कि क्लॉकवाइज में 52 एंगल पर उसको रोटेट कर देता है। यहां अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो डी फ्रक्टोज जो होता है वो -92 डिग्री पर रोटेट कर देता है, यानी कि एक प्लेन पोलराइज लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज में 92 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देता है। तो देखो यहां पर भी कैपिटल डी आया है, यहां पर भी कैपिटल डी आया है, लेकिन ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ये है लीवोरोटेटरी। तो कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि हमने कैपिटल डी कब कहा है, हमने स्मॉल डी कब कहा है। तो ये होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर बाकी सभी जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि सभी के पास एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको मेजर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, ये मोनोमर यूनिट होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। इनके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि जैसे उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसके साथ में अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी हम कर दें तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड के कौन कौन से डेरिवेटिव हो सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला होगा, हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स की, यानी ग्लाइकोसाइड क्या है, एक डेरिवेटिव है मोनोसेकेराइड का। फिर हम बात करेंगे शुगर एसिड्स की, फिर हम बात करेंगे शुगर एल्कोहल्स की, फिर हम बात करेंगे अमाइनो शुगर्स की, और फिर हम बात करेंगे डीऑक्सी शुगर्स की। ये सभी हैं डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड। इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स की, कि ग्लाइकोसाइड्स भाई क्या होते हैं, हमें इन्हें किस तरीके से पढ़ना है। तो ग्लाइकोसाइड होता है जब एक शुगर का मॉलिक्यूल, वो भी कौन सा शुगर, मोनोसेकेराइड वाला शुगर। ठीक है, अगर एक शुगर का मॉलिक्यूल जब कंबाइन कर जाता है, यानी वो अटैच हो जाता है एक नॉन शुगर के मॉलिक्यूल से, अगर वो एक नॉन शुगर के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाए तो उसे आप बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल को आप कंबाइनली स्पेसिफिकली बोलते हैं ग्लाइकन्स। ठीक है, ग्लाइकन्स। और नॉन शुगर मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं ए ग्लाइकन। ठीक है, तो जब ग्लाइकन ए ग्लाइकन के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है तब बनता है ग्लाइकोसाइड्स। जैसे कि ये है एक शुगर का मॉलिक्यूल, ये है शुगर का मॉलिक्यूल, और ये अगर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है एक नॉन शुगर के मॉलिक्यूल से, एक नॉन शुगर के मॉलिक्यूल से, तो भाई इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड्स। और यहां पर ये जो बॉन्ड है जिसकी हेल्प से ये जुड़ते हैं उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से एक शुगर का मॉलिक्यूल जब नॉन शुगर के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है तब हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं ये है शुगर का मॉलिक्यूल, ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये पेंटोज शुगर है और राइबोज का ये स्ट्रक्चर है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया है ये नॉन शुगर है, ये नॉन शुगर है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बना है जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड हो जाएगा।
ठीक है। और इसका स्पेसिफिकली मैं नाम बताऊं तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है। क्यों? अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, हमने ये स्ट्रक्चर कहीं पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? आरएनए और डीएनए की जब हमने स्ट्रक्चर किया था तो वहां पर हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये होता है नाइट्रोजनस बेस, वो भी प्यूरीन वाला नाइट्रोजनस बेस है ये। तो नाइट्रोजनस बेस ये है, प्लस में शुगर का मॉलिक्यूल ये है, तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। वैसे ये क्या है? ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड में भी आप इसको न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एज ए ग्लाइकन कंपाउंड की तरह अटैच हुआ है। बात समझ आई? तो ये है न्यूक्लियोसाइड। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये जितना भी मॉलिक्यूल है इतना बड़ा सा, ये नॉन शुगर, यानी कि ये शुगर तो नहीं है, नॉन शुगर है, ठीक है, और इसको बोलते हैं ए ग्लाइकन। स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ये स्टेरॉइड है ये, और ये शुगर है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को आप कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है लेकिन ओ लिंक्ड है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हुआ। जबकि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन आता है, तो ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही, ठीक है। तो यहाँ शुगर है, यहाँ पर स्टेरॉइड कंपाउंड है और ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये कंप्लीट है ग्लाइकोसाइड। इसका भी स्पेसिफिक एक नाम है जिसको हम, इसका नाम है, इसके नाम को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको अव्वाबेन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को अव्वाबेन बोलते हैं और ये एक हार्मफुल कंपाउंड है जो हमारे अंदर सोडियम पोटेशियम का जो पंप होता है उसको डैमेज कर देता है। ये अव्वाबेन, ये जो केमिकल कंपाउंड है, और ये एक तरीके का ग्लाइकोसाइड्स होता है क्योंकि ये ग्लाइकन और ए ग्लाइकन से मिलकर बना हुआ है। आई होप आपको मोनोसेक्राइड के फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज ग्लाइकोसाइड समझ आया होगा। हमने अच्छे से कर लिया है यहाँ पर कि शुगर का मॉलिक्यूल होता है, नॉन शुगर होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं और बना देते हैं ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं हम मोनोसेक्राइड का जो दूसरा डेरिवेटिव है, दैट इज शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स क्या होता है? शुगर के पास हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डोज शुगर होता है, यानी वो एल्डोज शुगर हो सकती है, यानी कि उसके पास CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, या तो वो कीटोज शुगर हो सकती है, यानी उसके पास C डबल बॉन्ड ऐसा ग्रुप हो सकता है। अगर यहाँ पर किसी भी शुगर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो जाए, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो उनका एल्डिहाइड अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप अगर कीटोन ग्रुप है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, यानी वहां पर COOH ग्रुप आ जाता है, यानी CHO की जगह पर COOH या तो CO की जगह पर COOH ग्रुप आ जाता है आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो फिर आप उसे शुगर ना बोलकर आप उसे शुगर एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे ही यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया एसिड में, यानी कि COOH में। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली है आफ्टर ऑक्सीडेशन, उसे आप डी ग्लूकोज अब नहीं कहेंगे, उसे आपको कहना पड़ेगा डी ग्लूकोनिक एसिड। डी ग्लूकोनिक एसिड, पहले क्या था? डी ग्लूकोज था, लेकिन अब ये हो चुका है डी ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एक एसिड ग्रुप आ चुका है CHO की जगह पर, ठीक है। तो ये बन गया है अब शुगर एसिड। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये भी डी ग्लूकोज है, ये भी डी ग्लूकोज है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन में जो 6th पोजीशन पर CH2OH है वो कन्वर्ट हो गया है COOH में। तो अब आप इसको डी ग्लूकोज ना बोलकर आप इसे क्या कहेंगे? डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। यहाँ आपने कहा है अगर फर्स्ट पोजीशन वाले पर COOH आता है आप कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड, और अगर 6th पोजीशन पर एसिड ग्रुप आता है यानी COOH आता है तो आप कहेंगे डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड। आई होप आपको ये समझ आया है शुगर एसिड के बारे में। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जब शुगर की जगह पर, यानी जो शुगर मॉलिक्यूल होता है,
उसका जो CHO और CO ग्रुप होता है, अगर वहां पर कोई एसिड का ग्रुप आ जाए यानी COOH आ जाए तो वो शुगर ना होकर अब शुगर एसिड बन जाता है। ठीक है, ये था सेकंड डेरिवेटिव। बात करते हैं थर्ड डेरिवेटिव की, दैट इज शुगर एल्कोहल। शुगर एल्कोहल, देखो नाम से ही इंडिकेशन है बहुत अच्छा सा कि अगर शुगर के मॉलिक्यूल पर एल्कोहल ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अगर आ जाए, अगर OH ग्रुप आ जाए तो उसे आप शुगर ना बोलकर अब शुगर एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? शुगर एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि शुगर एल्कोहल में क्या होता है, जब शुगर का जो मॉलिक्यूल है, शुगर का जो मॉलिक्यूल है जिसके पास CHO यानी एल्डोज अगर है तो CHO होगा और C डबल बॉन्ड होगा अगर कीटोस शुगर है, तो जब ये रिडक्शन होगा, जब यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ होता है, जबकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल आफ्टर रिडक्शन वो अल्कोहल ग्रुप को गेन कर लेता है, अल्कोहल ग्रुप को गेन कर लेता है। ठीक है, तो अब आप उसको शुगर ना बोलकर शुगर एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, शुगर का कोई भी मॉलिक्यूल है, रिडक्शन हुआ और वहां पर एल्कोहल ग्रुप का जो ग्रुप है वो ऐड हो गया यानी OH ऐड हो गया है, तो अब आप उसको शुगर एल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल की बिल्कुल हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करती हूं ग्लिसरल्डिहाइड की, ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एक ट्रायोज शुगर है और एल्डोज शुगर है, यानी कि ट्रायोज मतलब 3 कार्बन से मिलकर बनी है और एल्डोज मतलब कि उसके पास CHO ग्रुप है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, CHO, CHOH एंड CH2OH, ये स्ट्रक्चर होती है ग्लिसरल्डिहाइड की। लेकिन जैसे ही यहां पर रिडक्शन हो जाता है, जैसे ही यहां पर रिडक्शन हो जाता है तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेता है। क्या डिफरेंस है? देखो, ये वाला बिल्कुल सेम है, ये सेम है, इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पर CH2OH आ जाएगा। ठीक है, जहां एल्डिहाइड ग्रुप था वहां एक एल्कोहल ग्रुप आ चुका है, तो ये बन गया है शुगर एल्कोहल, ये बन गया है शुगर एल्कोहल। और इस शुगर के अल्कोहल को क्या नाम दिया जाता है? ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ग्लूकोज हो, ऐसे ही अगर ग्लूकोज हो और ग्लूकोज में अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाए तो अब आप उसको बोलते हैं सोरबिटोल, अब आप उसको बोलते हैं सोरबिटोल। अगर यहाँ मेनोज हो, मेनोज भी क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, अगर मेनोज में अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाता है तो आप उसको मेनोज ना बोलकर मैनिटोल बोलते हैं, मैनिटोल, मैनिटोल। अगर राइबोज हो, राइबोज भी एक मोनोसेक्राइड का शुगर है, तो उसको आप बोलेंगे रिबिटोल, रिबिटोल। ठीक है, यानी कि जो OL है, जैसे कि ग्लिसरॉल में भी हमने OL देखा है, तो उसको एज ए सफिक्स यूज किया जाता है इन द केस ऑफ शुगर एल्कोहल। ठीक है, तो हमने क्या देखा है शुगर एल्कोहल में, जब शुगर के मॉलिक्यूल पर एक एक्स्ट्रा एल्डिहाइड और कीटोन को रिप्लेस करके एक्स्ट्रा एल्कोहल ग्रुप आ जाए तो तब वो बन जाता है शुगर एल्कोहल, जैसे कि ग्लिसरॉल, जैसे कि सोरबिटोल, जैसे कि मैनिटोल, जैसे कि रिबिटोल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शुगर एल्कोहल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अमाइनो एसिड का, सॉरी मोनोसेक्राइड का जो डेरिवेटिव है वो है शुगर एमिनो शुगर, वो है एमिनो शुगर, एमिनो शुगर, एमिनो शुगर इसको बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है एमिनो शुगर में, यहां पर जब शुगर मॉलिक्यूल से अटैच हो जाए अमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप अगर अटैच हो जाए या फिर एसिटाइल अमीन ग्रुप अटैच हो जाए, या तो अमीन ग्रुप अटैच हो जाए या तो एसिटाइल अमीन ग्रुप अटैच हो जाए, तब आप उसको कहेंगे अमीनो शुगर। अमीनो ग्रुप में क्या आएगा, NH2 यानी कि अगर ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर एसिटाइल अमीन की बात करें तो ये होता है NHCOOH,
डबल बॉन्ड OCH3, ये है एसिटाइल अमीन ग्रुप और ये है अमीन ग्रुप। यानी अगर शुगर के मॉलिक्यूल पर NH2 आ जाए या तो एसिटाइल अमीन आ जाए तो उसको आप बोलते हैं अमीनो शुगर। उसको आप क्या कहेंगे? अमीनो शुगर कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ ग्लूकोज का, ठीक है, मैं यहाँ पर ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ कर रही हूँ। तो बीटा यानी कि ऊपर OH, नीचे OH, फिर ऊपर OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर OH। मैंने तो इस तरीके से याद कर रखा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात करें, ऊपर OH, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन होता क्या है, जब यहाँ पर अमीनो ग्रुप ऐड हो जाए, कहाँ पर होगा? देखो सेकंड कार्बन जो है यहाँ OH हट जाएगा, निकल जाएगा और इसकी जगह पर NH2 ऐड हो जाएगा। यानी किस तरीके से? सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, बस सेकंड कार्बन पर यहाँ NH2 आ जाता है। तो ये तो था बीटा डी ग्लूकोज। अब आप उसको कहेंगे ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, ठीक है। अब आप इसको ग्लूकोसामीन कहेंगे, ना कि बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पर हमने NH2 को लगा दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं NH2 की जगह पर एसिटाइल अमीन लगा दूं, यानी NH डबल बॉन्ड OCH2, तो अब आप इसे कहेंगे N एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, ठीक है। अब आप उसको कहते हैं N एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ओके। तो इस तरीके से हम NH2 और NH जो एसिटाइल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का है, लेकिन यहाँ सेकेंड पोजीशन पर NH2 आया है, यानी कि अमीनो ग्रुप को ऐड कर दिया है, तो इसे आप कहेंगे ग्लूकोसामीन, ठीक है, ग्लूकोसामीन कहेंगे। अगर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, सेम क्या है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर OH नीचे होता है जबकि यहाँ OH ऊपर होता है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और ये अल्फा है, ये अल्फा वाली स्ट्रक्चर है, इसलिए OH नीचे आया है। अगर मैं इसको बीटा ग्लूकोज बना दूं तो OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पर NH2 आया है, तो यानी कि ये ग्लूकोसामीन है। ये गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है और उसका हमने डेरिवेशन किया है, NH2 यहाँ लगा दिया है, तो ये ग्लैक्टोसामीन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर जब कभी भी आपके सामने ये वर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझना है कि गैलेक्टोज की सेकंड पोजीशन पर, यानी कि जो सेकंड कार्बन है वहां पर NH2 लगा दिया है, इसलिए इसका नाम गैलेक्टोसामीन रखा गया है ना। यस, आगे बात करते हैं। देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, वो भी बीटा वाला है, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया, इसके जो सेकंड कार्बन है यहाँ से OH हटा दिया, यहाँ से मैंने क्या किया OH को निकाल दिया और ऐड कर दिया है अमीनो ग्रुप यानी कि NH2, तो ये बन जाएगा अब ग्लूकोसामीन, ठीक है, ये बन जाएगा ग्लूकोसामीन। इसके बाद मैंने क्या किया, NH2 को भी रिप्लेस कर दिया है मैंने एसिटाइल अमीनो ग्रुप से, यानी NH डबल बॉन्ड CH3, तो अब आप इसको कहेंगे N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है ना, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। सो दीज ऑल, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर क्या है, अमीनो शुगर है, ठीक है, अमीनो शुगर है। तो ये होता है अमीनो शुगर। अब आगे बात करते हैं, जो लास्ट डेरिवेटिव हमें देखना है, डीऑक्सी शुगर। देखो डीऑक्सी शुगर का मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल है, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सी, हाँ ठीक है ना, तो अगर हम वहां से क्या करेंगे, अगर हम वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वो डीऑक्सी शुगर बन जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यहां पर देखो बीटा डी राइबोज है ये,
ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोज का स्ट्रक्चर है और इसको आपने क्या कहा है, बीटा डी। बीटा क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर आया है तो बीटा कहते हैं, फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे आता है तो हम अल्फा कहते हैं। यहाँ ऊपर लगा है राइबोज का स्ट्रक्चर तो आप बीटा डी राइबोज कहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका जो सेकंड कार्बन था, इसका जो सेकंड कार्बन था यहाँ से OH में O हटा दिया, केवल H रहने दिया, तो देखो यहाँ सेकंड पर केवल H आया है, तो अब आप इसे कहेंगे बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। बीटा डी तो ये पहले ही था, 2 डीऑक्सी यानी कि सेकंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है तो ये बन जाएगा बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। इस तरीके से ही हम क्या करते हैं कि राइबोज जो है हमारे पास, जब हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है डीऑक्सी राइबोज मिलता है। क्या आपको ये नाम सुनकर कुछ याद आया? हाँ, मुझे तो बहुत कुछ याद आया। मुझे याद ये आया कि जब मैंने आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कराया था तो मैंने बताया था कि आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर, आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर, जबकि डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसीलिए उसको डीएनए बोलते हैं, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसीलिए आरएनए को राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो जो राइबोज है वो आरएनए के अंदर है, अगर वहां से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबो जो कि डीएनए के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेटिव्स हम कर चुके हैं मोनोसेक्राइड्स के लिए, ठीक है। हमने सारे डेरिवेटिव्स पढ़ लिए हैं मोनोसेक्राइड्स के लिए कि किस किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, देखिए हमने ग्लाइकोसाइड्स भी पढ़ लिया है ना। हमने शुगर एसिड्स भी पढ़ लिए हैं, यानी कि जब शुगर में एसिड अटैच हो जाए, अगर शुगर में अल्कोहल अटैच हो जाए, अगर शुगर में अमीनो ग्रुप अटैच हो जाए, अगर शुगर का ऑक्सीजन हम रिमूव कर दें, तो यहाँ शुगर की ही बात हुई है, वो भी मोनोसेक्राइड्स की। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। थैंक यू।